हाय गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। एज आई एम योर मेंटर फॉर इंडियन हिस्ट्री। तो आज मैं सेकेंड लेक्चर अपना लेके आई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ओवरव्यू दिया था सब चीज़ों का, और मैंने उसमें बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर को कवर अप किया था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि प्लासी में तो वो सिर्फ ट्रेडिंग करते थे, प्लासी से उनको रिसोर्सेज मिले। बैटल ऑफ बक्सर में वो जीते और उनको क्या मिल गया, वहाँ पे रूल करने का हेड हो गए वो बंगाल रीजन में। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका कि जैसे जैसे वो रिसोर्सेज पे कब्जा करने लगे, तो जो जितने भी लीडर्स थे या जो राजा महाराजा थे, तो उनको पता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडिया को। तो एक स्वतंत्रता का जो भाव था वो उनके अंदर पैदा होने शुरू हो गया। तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, स्वतंत्रता के लिए पहली ये लड़ाई थी। अब ये जो चीज़ हुई थी, इसके बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। जो लीडर्स हमारे आए थे, जो मैंने एक स्लाइड ओवरव्यू दिया था अपनी पिछली वीडियो में। अब ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, पहला तो ये हुआ ही क्यों? ठीक है, ये पहली वॉर थी इंडिपेंडेंस की। इसमें कौन कौन से कॉजेज थे? पॉलिटिकल कॉजेज थे, सोशो रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड इमीडिएट कॉजेज। कुछ लोग कहते हैं कि जो रिवोल्ट हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जो कारतूस बनता था ना, जो गन्स में, मशीनरी में डलता था, लाइक गन्स में ये जो ऐसे एक कार्ट्रिज सी डलती है, ठीक है, तो उसको डाल के फिर वो शूट करते थे। तो ये बीफ या फिर पॉर्क की बनी होती थी, बीफ और पॉर्क। अब बीफ जो है, ठीक है, बीफ काऊ मीट होता है, तो हिंदूज तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट हैं, और पॉर्क जो है उसके मुस्लिम्स अगेंस्ट हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है कार्ट्रिज, इसमें उसका यूज़ होता था। मोस्ट ऑफ द पीपल यही कहते हैं, बट इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज थे, जो कि पॉलिटिकल भी आते हैं, रिलीजियस भी आते हैं, इकोनॉमिक भी आते हैं, मिलिट्री भी आते हैं और इमीडिएट भी आते हैं। तो पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे? ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, वहाँ से उनको सारे रिसोर्सेज मिल गए थे। जब वो रिसोर्सेज मिले, बक्सर का युद्ध उन्होंने जीत लिया। अब बक्सर का युद्ध जीत लिया उन्होंने, बंगाल पे उनका कब्जा हो गया। ठीक है, जब बंगाल पे उनका कब्जा हो गया तो वो क्या बन गए? ट्रेडर से रूलर्स बन गए। अब जब वो रूलर बन गए तो उनका पॉलिटिकल हक बन गया बंगाल पे। तो पॉलिटिकल कॉज क्या था? वो एक्सपैंड करने लगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 40%, 60% बंगाल रीजन से आ रहा था। तो वो एक्सपैंड करना शुरू कर गए। उनको चाहिए था कि हम पूरे भारत पे कब्जा करें, और वो वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड पे फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, अफ्रीका से वो गुलामों को उठाते थे, अमेरिका के रिसोर्सेज को भी यूज़ करते थे, एक वर्ल्ड पे वो राज करना चाहते थे। तो इंडिया में अब एक्सपैंड कैसे करेंगे वो? ठीक है, सब्सिडरी अलायंस जो है, यानी कि वो टैक्स ज़्यादा ले रहे थे लोगों से मुफ्त में काम करवा रहे थे। इवन जो आर्मी में भर्ती होती थी उसमें भी वो बहुत काम लेते थे इंडियंस से। आपने एक सीरीज़ भी देखी होगी, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, अब वो जो आज़ाद हिंद फौज थी, मेरे जो दादू थे उन्होंने भी इसमें काम किया था, और बहुत ज़्यादा वो सिंगापुर में कैद भी काट के आए थे। मतलब हम इस बार सोचते हैं कि लाइक फ्री में काम करना और उस चीज़ का ऑनर भी नहीं मिलना, वो बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस जो हमारे सोल्जर्स ने उस टाइम पे दिया था। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज की एक सीरीज़ भी है, तो इसमें सारा बताया है कि किस तरह से उस टाइम पे चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते थे इंडियंस को। ठीक है, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, और मतलब पे नहीं देते थे, वेजेस नहीं देते थे, और एक्स्ट्रा काम करते थे। और हमारा जो सोल्जर्स होते थे या फिर जो भी ऑफिसर्स होते थे, वो जितना भी काम कर लेते थे। जो हमारे इंडियन सिपाही होते थे उनको सूबेदार से ज़्यादा पोस्ट नहीं मिलती थी। उसके बाद डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह को डिसरिस्पेक्ट किया। बहादुर शाह रेड फोर्ट जो दिल्ली में है, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था कि कौन सा ऐसा मुस्लिम रूलर था जिसने 4 डिफरेंट टाइप की मार्केट डेवलप की थी, और वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दिल्ली में। तो वो आपका आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो रेड फोर्ट था वो था, खिलजी ने बनाया था वो मार्केट टाइप जो थी ना। तो बहादुर शाह भी वहीं के रूलर थे, और इनकी वाइफ थी जीनत महल। तो जो लॉर्ड डलहौजी था उसने कह दिया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कह दिया कि अब जो रूलर होगा, ठीक है, उसके आगे अगर वो मर जाता है तो उसकी वाइफ जो विडो है या फिर उसका बच्चा, वो नहीं उस एरिया पे कब्जा नहीं कर सकता, आपको रेड फोर्ट छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक मुस्लिम सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट किया था। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई। आपने देखा ही होगा रानी लक्ष्मीबाई की मूवी भी जो आई थी, किस तरह से उन्होंने फॉट किया था। तो अब
मैंने हिस्टोरियंस का भी आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था। तो हिस्टोरियंस जो हैं, मैंने कहा था कि इंडियन वाले अपने हिसाब से अपनी विजन से बताते हैं, ब्रिटिशर्स वाले ब्रिटिशर्स के हिसाब से बताते हैं। तो इवन कुछ हिस्टोरियंस ने लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई को कोई देशभक्ति का जज्बा नहीं था, वो सिर्फ अपने किले को बचाना चाहती थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर कोई इतना लड़ रहा है किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। अब नाना साहेब अडॉप्टेड गोद लिए हुए चाइल्ड थे, तो उनको पेंशन देने से मना कर दिया था, ठीक है। अगर कोई राजा मर जाता है तो उसका जो बच्चा है उसको वो राइट्स नहीं मिलेंगे। अब आपको या आपके घर से कोई निकाल दे तो आपको कैसा फील होगा। तो नाना साहेब ने घर घर जाके बहुत प्रचार किया था कि ब्रिटिशर्स के बारे में, कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पूरी लाइफ दे दी इस चीज़ को। तो हमारे जो लीडर्स थे या जो भी पिछले हमारे राजा महाराजा थे, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया को बचाने में, ठीक है। उसके बाद एब्सेंटी सॉवरनिटी ऑफ द ब्रिटिश, ये मतलब रूलर की तरह वो करने चाहते थे। आप अभी भी देखो इंग्लैंड में क्या है, मोनार्की सिस्टम है ना। मोनार्की में क्या होता है कि एक ही राजा, उन्हीं का वंशज बनता रहता है। और तुम हमारे इंडिया में आके कह रहे हो कि जो मतलब रूलर मर गया उसका बच्चे को नहीं मिलेगा या फिर उसको नहीं मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। एब्सेंटी सॉवरनिटी ऑफ द ब्रिटिश, मोनार्क सिस्टम करते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने उसमें, और इधर हमारे कि यहाँ पे नहीं चलेगा मोनार्क सिस्टम, इंडिया में नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन इन 4 वेज, बाय आउटराइट वॉर्स, सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राज्य को जो हड़पते थे ना, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, किस ब्रिटिशर ने किया था, ये लॉर्ड डलहौजी ने, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1848 से 56 में। तो अब ये जो हमारे लॉर्ड डलहौजी है ना, ठीक है, इन्होंने ही ये रानी लक्ष्मीबाई को कहा कि तुम तो विडो हो, तुम तो विधवा हो गई हो, तुम्हारा पति पहले तो कॉन्स्पिरेसी से उनके हस्बैंड की डेथ की, और फिर उनको ही कहा कि अब तुम्हें हक नहीं है, तुम अपना किला छोड़ दो। और नाना साहब को कहा कि तुम तो अडॉप्टेड चाइल्ड हो, तो तुम भी अपना छोड़ दो। ये चीज़ें ये करते थे। अब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल इंडिया के थे, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी ये राज्य हड़प नीति को। उसके बाद डलहौजी ने किन जगहों पे अपना कब्जा बना लिया था, उसको रानी लक्ष्मीबाई भी उनकी वो शहीद हो चुकी थी इसमें, झांसी, जयपुर, समलपुर, नागपुर एंड सतारा। उसके बाद उन्होंने अवध पे अटैक किया। उनको पता था कहाँ कहाँ से इंडिया में ज़्यादा जो है अमीर कौन सी एरियाज़ हैं और कहाँ से हम रूल कर करके पूरे इंडिया पे कब्जा जमाएंगे। फिर वो आए हमारे लखनऊ पे। लखनऊ में उन्होंने किस चीज़ को हड़प्पा, अवध को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगी कि जो सोशो रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड इमीडिएट कॉजेज़ इसमें क्या थे, किस तरह से ये सब चीज़ें करते थे। इन्होंने हिंदूज़ के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। और ये जो चीज़ें होती हैं बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, लाइक आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आ गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे MCQ की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है किसने लाया था, ये लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ ये सोशो रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था सोशो रिलीजियस कॉजेज़ में, एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, ठीक है। जो सती सिस्टम था, यानी कि पति के मरने के बाद पत्नी को उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था, तो इसको अंग्रेज़ों ने इसको ख़त्म किया था, ठीक है। और वो किस ब्रिटिशर ने किया था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ये इंपॉर्टेंट MCQ आपका बनता है। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो किस ईयर में लाया गया था, वो 1856 में लाया गया था। ये भी ब्रिटिशर्स ने लाया था, बट इसको किस इंडियन ने अप्रिशिएट किया था, राजा राममोहन रॉय ने। अब राजा राममोहन रॉय की जो सिस्टर थी उनको भी सती सिस्टम में जलना पड़ा था, इसीलिए राजा राममोहन रॉय जो थे उन्होंने इंडिया में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे लेने की कोशिश की थी। एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस लाइक रेलवेज़ लाई थी। ये तो मैंने आपको इंडस वैली में भी बताया था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स को जब वो रेलवेज़ इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो उस टाइम पे ब्रिक्स मिली थी जो बेक थी, फिर उन्होंने उस पर रिसर्च करवाई थी, तो उनको पता चला था कि जो हमारी पुरानी सभ्यता थी वो बहुत एडवांस थी, बहुत एडवांस रिसोर्सेज का यूज़ करती थी। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ब्रिटिशर्स कहते थे कि जो हम गोरे हैं तो हम सुपीरियर हैं, जो ब्लैक और येलो हैं वो इन्फीरियर हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ थी इनकी। करप्शन था एडमिनिस्ट्रेशन में इनके, क्योंकि जब उसने इंग्लैंड की जो महारानी थी उसने जब इनको भेजा था रॉयल चार्टर के साथ, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और 1606 में ब्रिटिशर्स आए थे। 1606 में क्या हुआ था, जब ये आए ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रिच होने के बजाय क्या हो गया था, उसके जो ऑफिशियल्स थे
वो रिच होने शुरू हो गए। इसीलिए उन्होंने फिर रीएस्टैब्लिशमेंट की थी। ऑपरेशन ऑफ द पुअर, गरीब को तो वो कुछ समझते ही नहीं थे। फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, अब हमारे इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, बट हमारे इंडियन लोग समझते थे उस टाइम पे, क्योंकि कंजर्वेटिव सोच भी थी, ठीक है। अभी लोग इतने नैरो माइंडेड होते हैं, तो उस टाइम पे मतलब काफ़ी कंजर्वेटिव सोच थी। तो वेस्टर्न एजुकेशन जब इंट्रोड्यूस करने लगे, वो क्या था कि जब वो इतने गलत काम कर रहे थे, तो ये भी एक फैक्टर होता है कि जब तुम थोड़ा अच्छा काम करते हो तो वो भी गलत ही गिना जाता है। तो उनका जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था, तो उनको लगता था लोगों को उस टाइम पे कि हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना हो जाएं, ठीक है, हिंदूज़ और मुस्लिम्स को। उसके बाद टैक्सिंग करते थे, वो टैक्सेशन लेते थे। रिलीजियस प्लेसेस पे कोई आता था या एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह आता था, वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनमें मुझे लगता है कि ब्रिटिशर्स ने आई थिंक सो यही 2 चीज़ें अच्छी की हैं। एक तो जो सती सिस्टम को ख़त्म किया, और एक जो विडो रीमैरिज एक्ट लाया, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही गलत कहें, जो अच्छी बात की है तो वो तो की ही है इन्होंने। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे इसके, कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की। अब इकोनॉमी से हमारा क्या होता है कि ट्रेड करने से, व्यापार करने से हम कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की, वेल्थ को, क्योंकि सोने की चिड़िया था उस टाइम पे, वो ड्रेन कर रहे थे रिसोर्सेज को, ठीक है। उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी, और हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जो हमारे भारत के लोग खुद से चीज़ें बनाते थे। अभी पीछे जो हमारे मोदी सर हैं, रिस्पेक्टेड मोदी सर पीएम, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि मतलब आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, ठीक है। तो यानी कि जो खुद से चीज़ें बनाते हैं इंडिया के लोग, उसको थोड़ा ऊपर लेवल पे लाया जाए। तो इसीलिए उन्होंने अपने उसमें भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इन भारत में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करिए। तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट मिलता है एक तो इंडिया के लोगों को, जो गांव के लोग टॉयज़ बनाते हैं। मैंने तब देखा था कि राजस्थान और साउथ के साइड्स पे कुछ ऐसे गांव हैं जो इतने ब्यूटीफुल टॉयज़ बनाते हैं, लाइक मतलब बच्चों के लिए भी, और काफ़ी ऐसे घर पे डेकोरेटिव चीज़ें भी बहुत अच्छी बनाते हैं वो। राजस्थान में एरिया है, ठीक है। एक ट्रक्स बनते हैं, ऐसे वुडन ट्रक्स होते हैं हैंडमेड, बहुत जो आजकल आर्टिफिशियल चीज़ें ये सब मिलती हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो। तो एक तो आत्मनिर्भर भारत बनता है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनको कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से बनी हुई चीज़ें लेनी चाहिए, जो हमारे ही भारत में बन रही हैं, उनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, अब इंडिगो कल्टीवेशन से क्या हो रहा था, हमारा लैंड जो था वो बंजर हो रहा था। जब लैंड बंजर हो रहा था तो हमारे जो किसान थे, ठीक है, उनको बहुत नुकसान हो रहा था। तो उससे गरीबी आ रही थी, और पीसेंट्री जो थी, ठीक है, वो डिक्लाइन हो रही थी। बाद में महात्मा गांधी जी ने भी किसानों के लिए बहुत योगदान दिया था। फिर जय जवान जय किसान जो नारे लगे थे, ठीक है, वो अलग अलग जो लीडर्स आए हमारे, उन्होंने अलग अलग कंट्रीब्यूशन फार्मर्स के लिए किया। अभी मोदी सर ने फार्मर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी रेवोल्यूशन लाई है, और बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। जैसे आप उसमें पढ़ोगे कि इजराइल से हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है एग्रीकल्चर के लिए, कैसे उन्होंने अपने एक डेजर्ट को बहुत अच्छी उससे इरिगेशन फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी से उसको एक उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट कर दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके सोशो रिलीजियस कॉजेज़, ठीक है। पॉलिटिकल मैंने करवा दिए, इकोनॉमिक आपके ये हो गए। अब इकोनॉमी से क्या होता है कि जितनी हमारे ही इंडिया में बनी हुई चीज़ें हम लेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। एम्प्लॉयमेंट से हमारे ही जो GDP है इंडिया की वो इंक्रीज़ होगी, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगा। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा हमें ही, उसका सिटीजन्स को ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो हेल्थ में लगाएंगे सेक्टर में, अपना एजुकेशन सिस्टम को एडवांस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करवाऊंगी। सो गुड लक, टेक केयर, बाय।